सो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है? द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जब केन्स बात करता है तो वो एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की बात करता है। एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये अप्रोच हमारी इसी से डिराइव हुई है, AS इक्वल टू AD। सो द कंपोनेंट्स ऑफ AS आर C plus S and that of AD is C plus I, so which gives rise to the conclusion that savings are equal to investment. So इसका मतलब जिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे AS AD के बराबर है उसी लेवल पे सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के बराबर रहेंगी। अब सेविंग्स, सेविंग अकॉर्डिंग टू केन्स इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? पॉजिटिवली डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो द ओरिजिन। उसका कारण क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स नेगेटिव रहती है, सो दिस विल बी द शेप ऑफ सेविंग कर्व। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट is independent of level of income. केन्स ने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है क्योंकि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो वो ऑटोनॉमस रहती है। सो इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। केन्स कंसिडर इन्वेस्टमेंट टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। Therefore, investment curve is a straight line, horizontal curve parallel to x axis। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व रहेगा। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, तो एक हॉरिजॉन्टल कर्व हमारे सामने आएगा। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट कर्व, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर चलते हैं। इक्विलिब्रियम को हम या तो शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं या डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Tabular representation of equilibrium level of income and employment। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेंगे इन लैक्स, उसके बाद लेवल ऑफ इनकम इन रुपीस करोड़। तो अगर 0 लोग काम पे लगे हैं तो नेचुरली आउटपुट भी 0 प्रोड्यूस होगी। 100 लाख लोग काम पे लगे हैं तो 100 करोड़ की आउटपुट, 200 लगे हैं तो 200 की, 300 लगे हैं तो 300 की, एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट हम लेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी, ये भी रुपीस करोड़ में, तो सेम ही लेना है जो हमने पहले लिखा था। 0 पर 50 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, इनकम 100 रुपया बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ 50 बढ़ेगी। सो एवरी टाइम देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50 रुपीज इन कंजम्पशन with 100 rupees increase in income। ठीक है, अब क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, we also need to find out savings। How would we calculate savings? Income minus consumption, 0 minus 50,
100 minus 100, 200 minus 50, 150, 300 minus 200, माइनस करते जाइए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। केन्स ने कहा कि हर लेवल ऑफ इनकम पर सेम रहती है। सो लेट अस अज्यूम इन्वेस्टमेंट टू बी 100। Now let's see. Where is economy set to be in equilibrium? कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की? At this level of employment, that is when 300 lakh people are employed, savings of this economy are rupees 100 and investment is also rupees 100. ठीक है, right Vanshika? So at this level, savings are equal to investment. ठीक है, तो लिख लीजिए, it is clear from the above table that equilibrium is struck when level of income is rupees 300 crore. Level of income is rupees 300 crore. अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, अब इक्विलिब्रियम देखेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। तो मैं बिना स्केल के ही बना रही हूं यहां पर y डैश y, इधर हम लेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इधर हम लेंगे लेवल ऑफ इनकम। We need to make two curves, saving and investment curve. Firstly, we will be drawing investment curve. I दो लाइनें ऊपर करके, सेकेंड लाइन पे कर लो I. सेविंग कर्व ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, S. At this point, E point, savings are equal to investment. So this corresponding to this ON level of income is the equilibrium level of income of economy. इधर ना level of income and employment दोनों लिख लिया करो। ठीक है, अब चाहे टेबल से आपको आए एक्सप्लेन करना, चाहे डायग्राम से आए, मैं कॉमन एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी आपको, तो कॉमन एक्सप्लेनेशन दोनों के ऊपर ही अप्लाई होती है। टेबल से आए तो टेबल बनाने के बाद लिख दीजिए, अगर कर्व से आए तो कर्व्स बनाने के बाद लिख दीजिए। राइट डाउन, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट पॉइंट E because here savings are equal to investment. ठीक है, here equilibrium level of output is ON. Here equilibrium level of output is ON. अब नीचे बुलेट डाल के लिखिए, if savings are greater than investment, अब यहां पर इक्विलिब्रियम है, अगर ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो तो फिर क्या होगा इकोनॉमी में? पहले ये सिचुएशन लेते हैं, ये कौन सी सिचुएशन है? सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है। इसको हम टेबल से देखते हैं। सेविंग्स, ये सेविंग है 150, ये इन्वेस्टमेंट है 100।
200 सेविंग, इन्वेस्टमेंट 100, 250 सेविंग, 100 इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है? सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन है। जब ऐसा होगा इकोनॉमी में, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, दिस सिचुएशन वुड कॉरेस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। यानी यहां पर एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी। अगर जहां पर जहां पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, वहां पर एएस भी एडी से ज्यादा है। कैसे? देख लीजिए, ये सिचुएशन है ना 400, 500 और 600 वाली, है ना। यहां पर एग्रीगेट सप्लाई देखो कितनी है, एट दिस लेवल इट इज 400। तो यहाँ पर एडी देखो कितना है, एडी हमने यहाँ निकाला नहीं, एडी क्या होता है? सी प्लस आई। तो आप देख लो 250 प्लस 100 350, यानी एएस ग्रेटर देन एडी। देन 500 पे एएस 500 है और एडी देखो कितना है, सी प्लस आई, 300 प्लस 100 400, अगेन एएस ग्रेटर देन एडी। 600 पे देख लो, सी प्लस आई 450, अगेन एएस ग्रेटर देन एडी। यानी जहां पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रहेंगी, एएस एडी से ज्यादा होगा। तो जब प्लान्ड आउटपुट प्लान्ड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? दे विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस। जब वो कम प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, आउटपुट कम हो जाएगी। आउटपुट कम होगी तो ऑटोमेटिकली इनकम भी कम जनरेट होगी। जब इनकम कम जनरेट होगी बेटे, तो सेविंग्स भी कम होने लग जाएगी। प्रॉब्लम क्या थी? सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा थी। तो हमने क्या किया? हमने सेविंग को कम करने के लिए आउटपुट कम प्लान कर ली। जब आउटपुट कम प्लान की तो आउटपुट कम हुई, इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो सेविंग्स कम हुई, सेविंग्स कम होके ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया। ठीक है, अब लिख लो, साथ साथ समझो। इफ सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन करके लिखो, दिस सिचुएशन corresponds to AS greater than AD. AS greater than AD, that is excess supply. That is excess supply. Due to excess supply, the unsold stock of goods would pile up. Due to excess supply, unsold stock of goods would pile up. Pile up ऐसे लिखना है, pile up मतलब इकट्ठा हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, खर्चा लोग नहीं कर रहे, डिमांड नहीं है, तो एक्सेस स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा ना। Entrepreneurs will therefore plan to produce less. Entrepreneurs would therefore plan to produce less by decreasing the level of employment. Consequently, level of income will come down. Consequently, level of income will come down and less income implies lesser savings. Less income implies lesser savings. This process will continue till savings become equal to investment. Thus,
equality between, thus equality between saving and investment is restored through changes in the level of income. Thus equality between savings and investment is restored through changes in the level of income. ठीक है बच्चे। अब सेकंड बुलेट लिखिए, इफ सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये मैं समझा देती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उलट है उससे, ठीक है, तो मैं लिखवाऊंगी नहीं एक्सप्लेनेशन, एक बार सिर्फ समझाऊंगी। ध्यान से देखिए, अगर ये सिचुएशन हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, ये देखो सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व के नीचे है, दिस सिचुएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू AS लेस देन AD। अगर ऐसा होगा ना इकोनॉमी में, सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है। यानी प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि हमको सिर्फ 80 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, लोग कह रहे हैं हमें 100 करोड़ की आउटपुट खरीदनी है, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स कहेंगे अरे इनकी तो डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएगी, तो क्यों ना मैं आउटपुट ज्यादा प्लान करूं। तो ज्यादा आउटपुट के लिए वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ने लग जाएगी, सेविंग्स बढ़ के इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आ रही है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के करके आ रहा है। इज इट क्लियर? सो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, explain the determination of equilibrium level of income using saving, investment approach। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट शेड्यूल भी लिख सकते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व्स भी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको टेबल से एक्सप्लेन करना है या डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इट्स योर स्वीट विल। आपको एग्जामिनर ने कुछ भी फोर्स नहीं किया। उसके बाद इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी प्लान्ड सेविंग्स एक्सीड्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, how will the equality between two, how will the equality between two be brought about, how will the equality between two be brought about। वो कहता है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से एक्सीड कर जाती है, ये लेस देन वाला मैंने डाला हुआ, ये वाला केस, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में दोनों में इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर होगा। तो इसका हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब AS/AD से ज्यादा है, मतलब आउटपुट वो ज्यादा प्लान कर रहा है, उसको आउटपुट कम चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो AS आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट होगी तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली कम होगी और वो इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो अब इस चैप्टर में सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 3 to 5 मार्क्स बेटे, कई बार ना चॉइस आ जाती है, एक थ्योरी क्वेश्चन और दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आ जाता है। तो जो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें कभी भी आपको फुल, अगर अनटिल अनलेस आपने बहुत अच्छे से लिखा है उसको,
आते हैं फुल मार्क्स, ऐसे नहीं कि बच्चों के 100 मार्क्स तभी आते हैं वो, क्योंकि उनको थ्योरी में भी फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर चॉइस हो ना आपको कि थ्योरी या न्यूमेरिकल में चॉइस हो, तो प्रेफरेबली डू न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, कोई वर्ड लिमिट का इश्यू नहीं होता उसमें और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली आते हैं, चॉइस में ना आए तो वैसे भी 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो हम वो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला, सारे वही पुराने हैं बेटे, कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू C बार प्लस BY। दूसरा B, दैट इज MPC, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। ठीक है, तीसरा, कई बार ये आपको चेंज इन कंजम्पशन निकालनी होती है, तो कैसे निकालते हैं, MPC, ये B क्या है, MPC, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, MPC इंटू डेल्टा Y। ये आगे कंजम्पशन से रिलेटेड। अब सेविंग्स पे चलते हैं, S इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। बेटे ज्वाइन कर लेना दोबारा से, और सुखमन बेटे वो कर देना आप भी।